हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन ई लेक्चर क्लास में हम लोग एक पोएम की हिंदी को समझेंगे जिसका नाम है फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन आ कंट्री चर्चयार्ड। तो इस पोएम की हिंदी को और इस पोएम की थीम को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। इस पोएम को थॉमस ग्रे ने कंपोज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये पोएम। एक गांव के कब्रिस्तान में लिखा गया एक शोक गीत। अब इस पोएम के माध्यम से इन्होंने एक दुख को बताने की कोशिश की है और ये पोएम एक कब्रिस्तान में बैठ कर लिखी गई है। तो इस पोएम की हेडिंग ही ये बात बता रही है कि कब्रिस्तान में बैठ कर लिखा गया एक शोक गीत। इस पोएम की थीम ये है कि पोएट एक कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं और कब्रिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा है। उनके सामने जो कब्र मौजूद है वह कुछ गरीब लोगों की कब्रें हैं, कुछ निर्धन लोगों की कब्रें हैं और उनमें से किसी भी व्यक्ति को कवि जो है व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता है। तो उन्हीं को देखते हुए इन्होंने इस कविता को कंपोज किया है, इस पोएम को कंपोज किया है। तो लाइन की शुरुआत कुछ यूं है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। यहाँ पर कर्फ्यू का अर्थ है संध्या के समय या शाम के समय बजने वाली घंटियाँ। मंदिरों में, गिरजाघर में जब घंटियाँ बजती हैं तो उसका एक अर्थ होता है कि अब ये दूसरा पहर यानी संध्या का पहर खत्म हो गया, रात्रि का पहर स्टार्ट हो गया है। तो उसी चीज़ को व्यक्त करता है ये। तो कुछ ऐसी घंटियाँ बजती हैं। नेल का मतलब है यहाँ पर घंटी और टॉल का मतलब बजती हैं। तो पार्टिंग यानी दिन जब खत्म हो रहा है, संध्या का काल जो है वो खत्म होने के बाद रात्रि स्टार्ट हो रही है। तो इस लाइन में ये बात बता रहे हैं कि जब रात्रि शुरुआत होती है यानी संध्या का समय खत्म होकर रात्रि की शुरुआत होती है तो घंटियों के माध्यम से इन्हें पता चलता है। द लोइंग हर्ड विद स्लोली ओवर द लिया। और जो लोइंग हर्ड हैं, लोइंग का मतलब यहाँ पर है रंभाते हुए। पशुओं की जो आवाज़ होती है, पशुओं के जो बोलने का तरीका होता है, जैसे गाय, बैल, बकरी, इन सब के, तो उन्हें रंभाना कहते हैं, हर्ड। और ये मवेशियों के झुंड को कहते हैं। जो पालतू पशु होते हैं उनके झुंड को हम लोग हर्ड कहते हैं। तो जो झुंड है मवेशियों का, जानवरों का, वो रंभाते हुए यानी आवाज़ करते हुए हवा के झोंके के साथ साथ में धीरे धीरे घर की तरफ जा रहा है, चरागाह से आकर। लिया का मतलब यहाँ पे चरागाह, तो यानी चरागाह जहाँ पे वो चरने गए थे वहाँ से वापस लौटते हुए अब घर की ओर वो जा रहे हैं धीरे धीरे। फिर आगे कहते हैं द प्लगमैन। प्लगमैन का मतलब किसान। होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, कि वह अपने घर की ओर थका हुआ जा रहा है। प्लॉट्स का मतलब धीरे धीरे, होमवर्ड का मतलब घर की ओर, वेरी का मतलब थका हुआ, वे का मतलब रास्ता, प्लगमैन का मतलब किसान। तो किसान जो है थका हुआ है और अपने घर की ओर धीरे धीरे वो जा रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। और पीछे यानी जब गांव के सारे ही लोग अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, जानवर भी जा रहे हैं, किसान भी जा रहे हैं, लोग भी जा रहे हैं, तो पीछे जो दुनिया छूट रही है वो अंधेरे में छूटती चली जा रही है। अभी पोएम में बताया जैसे कि शाम का समय है तो शाम के समय सब अपने अपने घर लौट रहे हैं और शाम के बाद जो पहर आता है वो रात्रि का आता है। तो रात्रि होते ही ये बात कहते हैं कि पीछे जो है अपने रात्रि छोड़ते जा रहे हैं, यानी पीछे की जो दुनिया मौजूद है वो सब अंधेरे में होती जा रही है। बेनेथ दोज रक्ड एल्म्स दैट यू टीयर शेड। अब उस जगह पर जहाँ पर ये कवि बैठे हुए हैं उस जगह पर सामने देखते हैं कुछ कब्रें मौजूद हैं। तो ये कहते हैं कि वहाँ पर निर्धन ग्रामीणों के जो एल्म वृक्ष के नीचे कुछ कब्र मौजूद है। रग्ड का मतलब है पुराने तथा भद्दे, भद्दे होते हैं जब। बेनेथ का मतलब यहाँ पे नीचे है। एल्म्स एक पेड़ का नाम है और ये वृक्ष का नाम होता है। एव का मतलब होता है सदाबहार वाले जो वृक्ष होते हैं उनको बोलते हैं और शेड का मतलब उनकी छांव में। तो उन पेड़ों के नीचे, सदाबहार पेड़ों के नीचे जो कब्रें मौजूद हैं वो सब निर्धन ग्रामीणों की हैं, उसी गांव के लोगों की हैं जो गांव के लोग अभी पास होते हुए उस जगह से निकल रहे थे। लेकिन ये जो लोग हैं, वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी अ मॉडरिंग हीप, उन सब की जो कब्रें मौजूद हैं उसके ऊपर जो ढेर मौजूद है मिट्टी का, उस पर सूखी सूखी घास निकल आई है। टर्फ का मतलब होता है सूखी हुई घास, हीप्स का मतलब होता है उठना और हीप का मतलब होता है ढेर। तो वहाँ पर मोल्डरिंग का मतलब यहाँ पर है मिट्टी झरते हुए। तो वहाँ पर जो उनकी कब्रें मौजूद हैं उनकी छोटी छोटी कोठरियाँ मौजूद हैं, उस पर मिट्टी के ढेर जैसा बन चुका है और उस मिट्टी के ढेर में से धूल भी उड़ रही है, घास भी कहीं कहीं उगी हुई है, कहीं कहीं उठा हुआ ऐसे भाग लग रहा है जैसे किसी ने मिट्टी का टीला बना दिया हो। इस टाइप से कुछ उन्होंने कब्र लग रहा था। जिस पैटर्न में हम लोग देखते हैं सीमेंटेड बना हुआ या बहुत अच्छे से बना हुआ, उस तरीके का नहीं था, वो एक मिट्टी के ढेर टाइप का बना था। तो उसी को इंडिकेट करते हुए ये बात वो कहते हैं कि यहाँ पर निर्धन गरीबों की, निर्धन ग्रामीणों की जो कब्रें मौजूद हैं वो यहाँ पर पेड़ के नीचे छूटी हुई हैं पीछे। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड। और उसके अंदर जो एक नैरो सेल है, नैरो का मतलब होता है बहुत तंग,
छोटा सा हिस्सा जहाँ पर कम जगह हो, कम स्पेस हो, तो वो एक सेल कोठरी की तरह था। और एवर लेड, जो वहाँ पर हमेशा के लिए दफनाए जा चुके थे। लेड का मतलब होता है दफनाए जा चुके थे। तो जो गरीब लोग थे, हर एक को एक एक छोटी छोटी कब्र में, एक छोटे छोटे तंग हिस्से में उन्हें दफनाया गया था। तो उस जगह पर वो मौजूद थे। तो ये सीन देखकर उन्होंने ये सारी बातों का वर्णन किया है। फिर आगे कहते हैं द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हैमलेट शीप, और उस जो छोटा सा गांव है, जो हैमलेट का मतलब एक छोटा सा गांव होता है, फॉर फादर का मतलब पूर्वज, और रूड का मतलब उनके जो ऐसे लोग थे जिनके विषय में कोई बड़ी कहानी नहीं है, जिनके विषय में कोई एक गाथा नहीं है, ऐसे लोग, सिंपल साधारण लोग। तो वो जो उस छोटे से गांव के लोग हैं, वो वहाँ पर पूर्वज उनके उस कब्र के अंदर लेटे हुए और हमेशा के लिए लेटे हैं, यानी वो कभी अब जगेंगे नहीं, कभी उठेंगे नहीं। द ब्रीज कॉल ऑफ एसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, अब जो सुबह की एक सुगंधित हवाएं हैं द ब्रीज कॉल ऑफ एसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, अब जो सुबह की सुगंधित हवा है, जो सुगंधित वायु है, वो उनके तक नहीं पहुंच रही है। ब्रीज का मतलब होता है यहाँ पर सुगंधित ठंडी हवा, एसेंस का मतलब होता है महक होना, कॉल का मतलब उन्हें जगाना या बुलाना, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना, मॉर्न का मतलब यहाँ पे है सुबह या मॉर्निंग। तो जो सुबह की हवा है, सुगंधित हवा, अब वो हवा भी उनके लिए किसी काम की नहीं है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है, वो कब्र में है, तो इस चीज़ों को वो महसूस भी नहीं कर सकते हैं। फिर आगे कहते हैं द सॉलो ट्वेटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉबिल्ड शेड, सॉलो का मतलब होता है अबाबिल, अबाबिल एक चिड़िया का नाम होता है, ट्वेटरिंग का मतलब है चहचहाना या चहकना, और स्ट्रॉबिल्ड का मतलब है तिनकों से बना हुआ, शेड का मतलब है उनका झरोखा या जिसमें वो चिड़िया रहती हैं, तो वहां से बैठकर वो चिड़िया चहचहा रही हैं, चहक रही हैं। ऐसी स्थिति पर भी अब वो लोग नहीं उठने वाले हैं। दरअसल पोएट यहाँ कहना ये चाहते हैं कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जो लोग कब्र में मौजूद हैं, सुबह की ठंडी हवाएं, चिड़ियों का चहचहाना या और भी प्रकार के इस तरीके के मनोहर दृश्य अब उनको कभी भी जगा नहीं सकते हैं। वो हमेशा के लिए सो चुके हैं, हमेशा के लिए उस कब्र में पड़े हुए हैं। तो आगे इसी बात को प्रकट करने के लिए कहते हैं द कॉक श्रिल क्लॉरिन और द इकोइंग हॉर्न, कि जो अब मुर्गे की तीखी आवाज है और शिकारी की बिगुल की ध्वनि है, अब वो भी उनको जगा नहीं सकती है। यहाँ पे कॉक्स का मतलब है मुर्गा, और शिल का मतलब है यहाँ पर तीखी या ध्वनि, बहुत तेज आवाज जो होती है, और क्लॉरिन का मतलब है आवाज होना, बहुत तेजी से आवाज होना, और इकोइंग का मतलब है गूंजना, और हॉर्न का मतलब है बिगुल। तो ये सब चीजें जो हैं, अगर इनकी आवाज भी अब की जाए तो वो कब्र के अंदर मौजूद लोग जो हैं, पुराने ग्रामीण जो लोग हैं, वो कभी भी अब उठेंगे नहीं। ये बात पोएट बताना चाहते हैं। तो आगे कहते हैं कि नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम द लॉली बेड, कि आगे अगर इनके प्रयास भी किए जाएं, उनको जगाने का प्रयास, रोज का मतलब जगाने का प्रयास, देयर लॉली बेड, कि अपने जो साधारण से कब्र में वो सोए हुए हैं, लॉली बेड का मतलब होता है साधारण सा कब्र, तो उसमें जो वो सोए हुए हैं, अब उनको वहां से कोई भी नहीं उठा सकता है, कोई भी उन्हें किसी भी तरीके से नहीं जगा सकता है, चाहे किसी प्रकार की आवाज करके या किसी प्रकार के मौसम को प्रयास करके देख लिए फिर आगे कहते हैं, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इसी लाइन से पूछा जाता है। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, कि उनकी महत्वाकांक्षा का, उनकी छोटी खुशियों का जो है मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो जो व्यक्ति कब्र में इस समय दफन मौजूद हैं, यानी दफनाए गए हैं, उसके अंदर मौजूद हैं, उनकी भी कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएँ थी। जब वो जीवित थे, उनका छोटा सा कुछ जीवन था, तो उसका मजाक नहीं बनना चाहिए। मॉक का मतलब है मजाक, एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षाएं। तो उनके जो भी कठिन परिश्रम थे, यूजफुल टॉयल का मतलब होता है परिश्रम करना, तो उन्होंने अपने जीवन में जो भी परिश्रम किया वो बड़े नहीं बन पाए, गरीब के गरीब रहे, उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी मृत्यु के पश्चात उन्हें एक सम्मान की आवश्यकता है और उनका कोई उपहास ना उड़ाए। ये बात पोएट कहना चाहता है। फिर आगे कहता है कि देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, कि साधारण वस्तुओं में, साधारण जीवन में, जॉयज का मतलब है प्रसन्नता, होमली का मतलब घरेलू, तो उनका जो भी भाग्य था, डेस्टिनी थी, उसमें जो कुछ भी उन्होंने सहा, जो कुछ भी उन्होंने जिया, ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, जो लोग हम लोग न जानते हों, उनका जीवन ऐसा था कि उन्होंने जीवन में अपने कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन मृत्यु के पश्चात उन्हें वही सम्मान की आवश्यकता है, उन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए जो सामान्य तौर पे हम दूसरों को देते हैं, जो वाकई में बहुत बड़े हैं या बहुत अमीर हैं। तो पोएट ये कहना चाहता है कि मृत्यु के पश्चात किसी भी व्यक्ति का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। फिर आगे कहता है कि नॉर ग्रैंडियो हियर विद द डिस्डेनफुल स्माइल, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धनी है, शक्तिशाली है, ग्रैंडियर का मतलब शान शौकत वाला व्यक्ति, हियर का मतलब उनकी कहानियों को सुनने के बाद में, डिस्डेनफुल का मतलब है घृणा से भरा हुआ या ईर्ष्या करना, तो ऐसी स्माइल नहीं करनी चाहिए। यानी अगर हम
मान लीजिए ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुने जो बहुत गरीब था और उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के पश्चात अब हमें उसका उपहास या उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक स्वाभिमान होता है, एक महत्वाकांक्षा होती है, एक जीवन होता है और मृत्यु पश्चात उसे वो सम्मान मिलना ही चाहिए। तो फिर आगे पोएट कहते हैं कि द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, कि उनके जो छोटे जीवन था, साधारण जीवन था, एनल्स उनका छोटा सा इतिहास था, एनल्स का मतलब होता है इतिहास, तो उनका जो साधारण सा जो जीवन था, उस जीवन का जो इतिहास था आज के समय में वो सम्मानीय है। द बोस्ट ऑफ द हेरेडली, द पोम्प ऑफ पावर। अब ऐसे लोग जो किसी एक बड़े कुल में जन्म लेते हैं, बड़े घर में जन्म लेते हैं, द बोस्ट ऑफ हेरेडली का अर्थ यही है कि जो उच्च कुल में या उच्च परिवार में जन्म लेते हैं, ऐसे लोगों को पॉम्प का मतलब होता है दिखावा करना या किसी प्रकार का शान दिखाना, इस तरीके का। तो इन लोगों को जो है ऐसा कोई दिखावा नहीं करना चाहिए जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं, और छोटे व्यक्तियों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, कि जो कुछ भी उन्हें सुंदरता मिली है, जो कुछ भी उन्हें धन संपदा मिली है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत अमीर है, जो बहुत सुंदर है, जो बहुत ही पैसे वाला है या बहुत ही उच्च परिवार में जन्म लिया है, तो ऐसा व्यक्ति अगर वो उपहास उड़ाता है गरीबों का या इस प्रकार से कोई मजाक बनाता है गरीबों का कि जिससे उनकी बेइज्जती की जा सके, तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अवेट्स अलाइक द इनविटेबल आर, कि मृत्यु जो है सभी की प्रतीक्षा करती है। यानी कहने का अर्थ यह है कि ऐसा भी कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर मौजूद नहीं है जिसको मृत्यु ना आए। इनविटेबल आर का मतलब यहाँ पे है मृत्यु का समय, जिसे टाला नहीं जा सकता है किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से। तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सुंदर हो या बहुत कुरूप हो, किसी प्रकार के अच्छे पद पर बैठा हुआ हो या किसी प्रकार के पद पे ना हो, हर एक को मृत्यु आती ही है। तो पोएट यही कहना चाहता है कि ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और ये बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मृत्यु उनको भी एक दिन आएगी। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। तो आगे बात कहता है कि वैभव के कोई भी रास्ते जो होते हैं एक ना एक दिन कब्र की ओर जरूर जाते हैं, यानी मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता है। सबके जीवन में अंत समय जो है मृत्यु ही आनी है, आखिरी समय में सबको मृत्यु ही मिलनी है, कोई भी प्रयास कर ले वो मृत्यु को टाल नहीं सकता है। तो थॉमस ग्रे ने इस पोएम के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया है कि जो गरीब और छोटे लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका हमें किसी भी प्रकार से उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। वास्तव में इन्होंने इस बात को फोकस किया है खास तौर पे कि मृत्यु के पश्चात ही नहीं बल्कि मृत्यु से पहले भी जब वो जीवित हैं तो किसी गरीब की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी किसी मजबूरी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। जो भी व्यक्ति बहुत सुंदर है, जो भी व्यक्ति बहुत अमीर है, उसको ये बात याद रखनी चाहिए कि मृत्यु सभी को आती है। तो ऐसे में हमें सभी व्यक्ति को समान समझना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए थॉमस ग्रे ने इस पोएम को कंपोज किया है। तो आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, इसके पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। एक ऐसे ही नए पोएम और नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।